दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा जंगल का घर। बात कुछ वर्ष पहले की। मुझे नागपुर जाना पड़ा। मेरी बुआ की बड़ी बेटी की शादी थी। शादी का पूरा आयोजन नागपुर में था। मम्मी पापा नहीं जा सके, इसलिए मेरी पत्नी सुनीता और मैं नागपुर जाने का निश्चय किया। नागपुर जाने के लिए मैंने अपनी निजी कार का उपयोग किया। ऑफिस से आने के बाद पूरी तैयारी कर घर से निकलने में रात 10 बज गए। जबलपुर से नागपुर का रास्ता लगभग 5-6 घंटे का है। गर्मी के दिन थे, इसलिए जानबूझकर हमने रात को ही सफ़र करना शुरू किया, जिससे गर्मी से ज़्यादा परेशान न होने पड़े। लगभग 2 बज रहे थे। मुझे बहुत ही नींद आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे झपकी आने लगी। गाड़ी के बाहर घुप अंधेरा। सड़क में एक भी वाहन नहीं गुजर रहा था। आगे एक पुल बन रहा था, इसलिए हमें डाइवर्जन का इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ दूर जाकर हमें सड़क के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। डामर की रोड खत्म हो गई थी और कच्ची सड़क शुरू हो गई थी। हम भटक चुके थे। अंधेरे होने की वजह से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय हमारी गाड़ी पंचर हो गई। अब हम बहुत डर चुके थे। चारों तरफ गुप अंधेरा था। कीट पतंगों की आवाज़ें आ रही थी। पेड़ों के हिलने की सरसराहट आ रही थी। सूखे पत्ते आपस में टकरा रहे थे, जिससे किसी के चलने का भ्रम सा महसूस हो रहा था। फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं था। गाड़ी के टायर बदलने की मेरी हिम्मत बाहर देखकर जवाब दे रही थी। तभी मुझे सामने एक रोशनी दिखाई दी। शायद वहाँ पर कोई हो। ये सोचकर मैंने मेरी पत्नी को गाड़ी में छोड़ उस रोशनी की दिशा में जाने का निर्णय लिया। पर सविता ने भी साथ चलने की जिद की। हम दोनों एक साथ रोशनी की ओर चल दिए। रोशनी घर के बाहर टंगे एक लालटेन से आ रही थी। हमें थोड़ी राहत महसूस हुई। हमने दरवाजे में दस्तक दी, पर भीतर से कोई आहट नहीं सुनाई दी। बार बार दरवाज़ा खटकने पर भी कोई प्रतिक्रिया अंदर से नहीं आई। तभी अचानक दरवाज़ा धीरे से खुल गया, पर वहाँ कोई नहीं था। मैं डर गया, पर सविता ने कहा कि शायद दरवाज़ा बंद ही नहीं था। नैतिकता के आधार पर हमें बाहर इंतजार करना चाहिए था, पर हम डर और परेशानी की स्थिति में नैतिकता को भूलते हुए अंदर चले गए। अंदर कोई नहीं था। एक खाट रखी हुई थी। कुछ चादर और धूल की परत हर तरफ बिछी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया हो। हमने दरवाजे को बंद कर धूल साफ कर वहीं बैठकर लालटेन जलाने वाले की प्रतीक्षा करने लगे। अब लालटेन बुझ चुकी थी। तभी बाहर किसी के चलने की आवाज़ें आ रही थी। हमने कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था कि कई लोग हैं जो घर के आसपास चल रहे। हमें लगा शायद जानवर है, पर कुछ देर बाद हमारे भ्रम दूर हो गया। जब सविता ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके छक्के छूट गए। उसे एक सफ़ेद परछाई दिखाई दे रही थी, जो शायद किसी पेड़ में उल्टी लटकी हुई थी। उसने अपने हाथों से मुंह को दबा लिया, जिससे उसकी चीख न निकल पड़े। पसीने से तरबतर हो गई। मैंने उसकी हालत देख सावधानी के साथ बाहर झांका तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह एक नहीं कई सफ़ेद परछाई थी। कुछ पेड़ों में लटकी हुई तो कुछ आसपास टहल रही थी। मेरे दिमाग में भी काम नहीं कर रहा था। मैं पसीने से नाच चुका था। तभी दरवाजे में दस्तक हुई। हमारे प्राण हलक में आ गए थे, पर हमने कोई उत्तर नहीं दिया। डर के साए में इंतजार करते हमने पूरी रात काटी। सुबह होते ही गाड़ी का टायर बदला और किसी तरह से नागपुर पहुंचे। हमने ये सब कहानी किसी को नहीं बताई, पर वापस जबलपुर आते समय हमने इस बात दिन में सफ़र करने का निर्णय किया। वह रात हमें आज भी बहुत डराती है। भूतिया पेड़। रौनकपुर नाम का छोटा सा गांव था। गांव का राजा रौनक सिंह, जो हमेशा अपने प्रजा की रक्षा करता था। एक दिन की बात है। एक गिद्ध नाम का पक्षी जो भूतिया पेड़ का बीज लेकर उड़ रहा था। जब वह गिद्ध रौनकपुर गांव से गुजरा तो अचानक से बीज उसके मुंह से गिरकर गांव के बीचों बीच जाकर गिर गया, और वह बीज तुरंत एक पौधा बन गया। गांव वालों की नज़र उस पौधे पर पड़ी, क्योंकि वह पौधा काले रंग का था, तो उन्हें लगा कि कोई खरपतवार होगा। उसके दूसरे दिन वह पौधा और बड़ा हो गया। गांव वाले अचंभे में थे कि कल ये छोटा सा पौधा था और एक दिन में इतना बड़ा हो गया। गांव वाले पेड़ के बारे में भूल गए, लेकिन वह पौधा तीसरे दिन काला पौधा एक पेड़ का रूप धारण कर लिया। इस बात को लेकर पूरे गांव में हलचल मच गया कि एक पेड़ 3 दिन में इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया। इस बात के बारे में गांव वाले राजा के पास गए। राजा भी एक दिन रुके रहे। चौथे दिन वह पेड़ और भी बड़ा हो गया। सभी गांव वाले इस भूतिया पेड़ को देखते ही देखते रह गए। राजा तुरंत उस जगह पहुंचे तो पाया कि वह पेड़ बड़ा हो गया। राजा ने आदेश दिया, जो इस पेड़ को समाप्त करेगा उसे 1000 सोने की मोहरें इनाम स्वरूप दी जाएगी। सभी मंत्री अपना अपना तरकीब लगाने लगे। कई मंत्री पेड़ के पास आग लगाए, लेकिन पेड़ को कुछ नहीं हुआ। एक मंत्री भूतिया पेड़ को हाथियों से खिंचवाया, लेकिन भूतिया पेड़ को कुछ नहीं हुआ। उसी गांव में एक समझदार व्यक्ति रहता था,
जब उसे इस बात के बारे में पता चला, अपने गुरु से भूतिया पेड़ के बारे में पूछने लगा। गुरुजी ने उसके समाधान के बारे में बताया, कहा उस पेड़ को खत्म करने के लिए उसके आसपास नमक डालना पड़ेगा। वह व्यक्ति समय से पहले राजा को इस बात के बारे में बताता तो तुरंत राजा सैनिकों को हुक्म दिया और खूब जत्था भर नमक लाकर भूतिया पेड़ के आसपास डाल दिया। कुछ ही समय में पेड़ का आकार कम होने लगा और 5वें दिन वह पेड़ एकदम छोटा हो गया और गल गया। राजा उस व्यक्ति की तरकीब से बहुत खुश हुआ, उसे 1000 सोने की मुद्राएं दी, बाद में उसे राजा बनाने का वचन दिया। डरावना बगीचा। गर्मियों की छुट्टियां हुई तो हम लोग गांव आ गए। हमारा गांव मध्य प्रदेश के एक सुंदर से शहर रीवा में है। हमारे गांव का नाम पुरैनी है। गांव से मेरा घर तालाब किनारे था, साथ में बहुत बड़ा बगीचा था। गांव में किसी की मृत्यु हो जाने पर दाह संस्कार इसी बगीचे में किया जाता था। हमारा घर वहाँ पर अकेला घर था। गांव के बाकी सब कुछ दूर बने थे। शाम होते ही लोग हमारे घर आना बंद कर देते, क्योंकि रात होते ही हमारे घर के आसपास का माहौल डरावना हो जाता। रात को बहुत ज़रूरत होने पर ही घर से कोई गांव आता था या फिर गांव से कोई हमारे यहाँ आता था। दादी ने कई बार सोचा घर को बदलकर गांव के बस्ती में नया घर बनवा लिया जाए, पर पैसों की कमी की वजह से सोच हकीकत में नहीं बदल पाती। दादी के सभी लड़कों के बच्चों को गिन लिया जाए तो हम सब 5 भाई 7 बहनें। जब हम लोग गर्मियों की छुट्टी में गांव के घर आते तो खूब दमा चौकड़ी करते, पर रात होते ही सारी मस्ती दूर हो जाती। डर के साए में रात बीतती। घर के बगल में मौजूद उस बगीचे से रात भर डरावनी आवाज़ें आती रहती। गांव वाले उसे भूता बाग कहते। उस बगीचे में साल भर में 5-6 आत्माएं कंपनी वाली घटनाएं जरूर होती। एक रात दादी ने बड़े चाव से मूंग के दाल के मुंगोड़े बनाए। सभी ने पेट भर खाए। हम लोगों में लड़कपन था, इसलिए क्षमता से अधिक खा लिए। रात 1 बजे मेरे बड़े भैया को बहुत ज़ोर से पोटी लगी। अब क्या कर सकते थे। मेरे भैया और मेरे अपने तीसरे भाई को भी जगाया। जब हम तीनों ने तय किया कि चलो घर के बाहर ही चलते और जल्दी से पोटी करके आ जाएंगे। अब हम सब ने अपने हाथों में एक लाठी ले ली और बगीचे की ओर चल दिए। एक भाई पहरा देने लगा, बाकी हम 2 भाई सोच क्रिया में व्यस्त हो गए। लेकिन डर भी था, जिसके कारण कान बहुत चौकने थे। छोटी सी आवाज़ सुनकर रोए खड़े हो जाते, दिल जोरों से धड़कने लगता। तभी एक पेड़ के ऊपर से अजीब अजीब आवाज़ आई। थोड़ी दूर से कई कुत्तों के रोने की आवाज़ आने लगी। अचानक पेड़ हिलने लगा। मैंने और मेरे भैया जल्दी से उठे, दौड़ लगा दी। तभी हमें एक काका दिखे। उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, तुम लोग डरो नहीं, मैं आ गया हूँ। ये भूत मेरे रहते तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, पर सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल है जो तुम लोगों को घर नहीं पहुँचने देगी। इसलिए घूम के चलते। हम तीनों उनके पीछे चलने लगे। तभी मेरी नज़र उस काका के पैरों की ओर गई। उसके पैर उल्टे थे। मैं अपने दोनों भाइयों को इशारा किया, उसने भी काका के उल्टे पैर देखे। हम लोगों की चीखें निकल गई। हम लोग घर की ओर आंखें मूंद कर दौड़ लगा दिए, लेकिन एक ही झटके में वह काका हम सबके आगे खड़ा हुआ और जोर से हंसने लगा। कहा अब वह हमें नहीं छोड़ेगा और हमें तालाब के अंदर डुबा देगा। तभी हमने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दिया, क्योंकि दादी ने एक बार कहा कि जब भी भूत सामने आ जाए तो हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत भाग जाते हैं। पर कई बार भूत नहीं भागते। इसका कारण यह है कि हनुमान चालीसा गलत पढ़ा जा रहा हो। जैसे हमने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया तो भूत हनुमान चालीसा सुनकर तड़पने लगा और गायब हो गया। इसी दौरान हम घर की ओर आ गए। जब हम घर के दरवाजे के पास पहुंचे तो हमने पलटकर देखा तो वह भूत अभी भी बगीचे में खड़ा हमारी तरफ ही देख रहा था। तभी घर के पास एक पेड़ लगा हुआ था। वह पेड़ कंजी का था। उसने फुसफुसाने की आवाज़ आई, आज तो तुम्हें हनुमान चालीसा बचा नहीं लिया, पर जल्दी तुम लोगों को हम साथ ले जाएंगे। हमने आवाज़ की तरफ यानी पेड़ की ओर देखा तो वह सफ़ेद रंग का कोई इंसानी आकृति थी जो पेड़ में उल्टा लटकी हुई थी। हम लोग जल्दी से अंदर आ गए। अगले दिन दादी को सारी बात बता दी। दादी ने घर के चारों तरफ हनुमान जी की मूर्तियों को स्थापित किया। उस रात के बाद हम लोग कभी भी रात में घर से बाहर नहीं जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।